ये विद्यार्थियों सुप्रभातम। तो हमारे संधि टॉपिक चल रहा था। अच संधि स्वर संधि हमने पढ़ ली, व्यंजन संधि के लगभग भाग हमने पढ़ ली। अब व्यंजन संधि के दो भाग हमारे हो रहे हैं व्यंजन संधि के, तो आज वही हम पढ़ेंगे। तो देखो संधि का नाम है आज हमारी सचुत्व संधि। क्या नाम है संधि का? सचुत्व संधि। सूत्र इसका होता है सतो सचुना सचु। सतो सतुना सतुना सचुना सचु। सतो सचुना सचु सूत्र क्या कहते हैं हमसे? से और तय वर्ग के बाद, से और तय वर्ग के बाद से और चय वर्ग आ जाए तो से के स्थान पे से हो जाएगा और तय वर्ग के स्थान पे चय वर्ग हो जाएगा। कि से और तय वर्ग के बाद में से और चय वर्ग आ जाए तो से के स्थान पे से हो जाएगा और तय वर्ग के स्थान पे चय वर्ग हो जाएगा। कौन से से के बाद? तो इस से को दंतीय से कहा जाता है, क्योंकि ये क्या उच्चारण स्थान में हमने पढ़ा था लृतु लसानाम दंता, ये दंत से उच्चारित होते हैं। इचु यशानाम तालु हमने पढ़ा था, तो वहां पे ये से था, तो इसको दंतीय से, इसको तालव्य से कहते हैं। तो दंतीय से के बाद तालव्य से आ जाए तो दंतीय से के स्थान पे तालव्य से हो जाता है। और अगर इस दंतीय से के बाद चय वर्ग भी आ जाए तो भी दंतीय से के स्थान पे तालव्य से हो जाता है। और तय वर्ग के बाद चय वर्ग आ जाए तो तय वर्ग के स्थान पे भी चय वर्ग हो जाता है। जैसे देखो उदाहरण हमारा आ गया हरीश पलसे, तो इस से के बाद कौन सा से? इसमें तालव्य से, तो इस से के स्थान पे कौन सा है? तालव्य से हो जाएगा हरीश से। क्या हो जाएगा हमारा मूल शब्द हरीश से। अब हमारा आ गया उद प्लस चारण। उद प्लस चारण हमेशा याद रखना, संस्कृत में उत है वो उपसर्ग नहीं होता। उपसर्ग क्या होता है? संस्कृत में उद उपसर्ग ही होता है। तो उद प्लस चारण तो क्या हो जाएगा हमारा? तय वर्ग के बाद चय वर्ग, तो तय वर्ग के स्थान पे भी क्या होगा? चय वर्ग होगा, तो क्या हो जाएगा? उच्चारण है। क्या हो जाएगा? उच्चारण है। अगला है हमारा रामस प्लस चिनोती। रामस प्लस चिनोती। अब से के बाद चय वर्ग, तो इस से के स्थान पे हमें पता है वो से हो जाएगा रामस चिनोती। क्या हो जाएगा? रामस चिनोती। अगला हमारा है कस प्लस चित, फिर से के बाद चय वर्ग, तो इस से के स्थान पे हमें पता है कौन सा से होगा? ये से होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? कश्चित। क्या हो जाएगा? कश्चित। ये थी हमारी सचुत्व संधि, बिल्कुल सरल। दंतीय से के बाद तालव्य से आ जाए तो दंतीय से के स्थान पे तालव्य से हो जाएगा। तय वर्ग के बाद चय वर्ग आ जाए तो तय वर्ग के स्थान पे चय वर्ग हो जाएगा। अगर दंतीय से के बाद भी चय वर्ग आ गया तो दंतीय से के स्थान पे तालव्य से हो जाएगा। अगली इसके बाद इसी की तरह इसका नाम है ष्टुत्व संधि। यहाँ पे सूत्र इसका है सटुना सटु। सटुना सटु। इसमें अंतर क्या हुआ? वहां पे वो से था, यहाँ पे ये से आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या है? से और तय वर्ग के बाद से और तय वर्ग आ जाए तो से के स्थान पे ये से और तय वर्ग के स्थान पे तय वर्ग हो जाता है। कि दंतीय से के स्थान पे मूर्धन्य से आ जाए तो दंतीय से के स्थान पे मूर्धन्य से हो जाएगा। और तय वर्ग के बाद तय वर्ग आ जाए तो तय वर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? तय वर्ग हो जाएगा। जैसे उदाहरण हमारा आ गया तत् प्लस टीका। तत् प्लस टीका। अब तय वर्ग है, तय वर्ग के बाद तय वर्ग, तो तय वर्ग के स्थान पे क्या होगा? तय वर्ग होगा, तो क्या हो जाएगा? तट्टिका। क्या हो जाएगा? तट्टिका। अगला हमारे उद प्लस दीन है। उद प्लस दीन है। अब तय वर्ग के बाद फिर तय वर्ग है तो तय वर्ग के स्थान पे भी क्या होगा? तय वर्ग उडीने। क्या हो जाएगा? उडीने। फिर अगला है रामस प्लस अष्टे, तो इस दंतीय से के बाद मूर्धन्य से, तो दंतीय से के स्थान पे मूर्धन्य से हो जाएगा रामस षष्ठे। क्या हो जाएगा? रामस षष्ठे। अगला है धनुष प्लस टंकार। अब से के बाद तय वर्ग, तो से के स्थान पे कौन सा से? मूर्धन्य से, तो क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। ये भी बिल्कुल सरल है संधि उसी की तरह। भी से और तय वर्ग के बाद से और तय वर्ग आ जाए, इस से के स्थान पे मूर्धन्य से हो जाएगा, तय वर्ग के स्थान पे तय वर्ग हो जाएगा। और अगर इस से के बाद भी तय वर्ग आए तो इस से के बाद भी क्या है? तय वर्ग आए तो इस से के स्थान पे कौन सा है? हमारा मूर्धन्य से हो जाएगा। हल संधि थी, इतनी संधि थी हमारी, बिल्कुल सरल है। हल संधि समझ में आ गई तो स्वर संधि से भी सरल है हमारी हल संधि या व्यंजन संधि। अब हमारी शुरू करते हैं अंतिम विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है? कि जहां विसर्ग का स्वर और व्यंजन दोनों के साथ क्या होता है? मेल होता है। यानी विसर्ग का किसके साथ मेल होगा? चाहे विसर्ग के बाद स्वर आ जाए, चाहे विसर्ग के बाद क्या आ जाए? व्यंजन।
और जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे कि विसर्ग का स्वर और व्यंजन के साथ मेल होगा और उनके मिलने से जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन ही क्या है, विसर्ग संधि कहा जाएगा। अब हमारा पहली विसर्ग संधि आती है विसर्ग लोप, यानी विसर्ग का लोप। यहाँ पे क्या होगा इस संधि में, विसर्ग का लोप। इसमें दो सूत्र हमें पढ़ने हैं। पहला सूत्र तो है रोरी। पहला सूत्र क्या है, रोरी, कि विसर्ग से पूर्व रह हो और विसर्ग के बाद में भी क्या हो, रह हो। तो पूर्व रह का यानी पहले रह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कि अगर कहीं विसर्ग से पहले भी रहे, विसर्ग के बाद में भी रहे, तो पूर्व रह का हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, पूर्व रह का लोप हो जाएगा। अब इसी पर आधारित हमारा दूसरा सूत्र आता है ढ्र लोपस्य पूर्वस्य, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणे, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणे। ये सूत्र क्या कहते हैं, ढ और रह का लोप होने पर, यानी ढ और रह का लोप हो गया और उसके लोप होने के बाद हमारे पास अण वर्ण शेष बच गए। अण वर्ण हमारा पहला महेश्वरी सूत्र होता है, उसमें आते हैं ए, ई और उ, ए छोटी ई और उ, यानी अण वर्ण शेष बच जाए। ढ का लोप हो जाए, रह का लोप हो जाए, उसके बाद हमारे पास अण वर्ण है तो उनके स्थान पे क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। अगर ए है तो आ हो जाएगा, अगर छोटी है तो बड़ी हो जाएगा और छोटा हुआ है तो बड़ा हो जाएगा। तो अगर क्या समझ में आया, हमारी दो सूत्र हमने पढ़ लिए। पहला तो रोरी, रोरी में इसने क्या बताया कि विसर्ग से पहले रह हो बाद में भी रह हो तो पूर्व रह का क्या हो जाएगा, लोप, क्या हो जाएगा, लोप। दूसरे में इसने सूत्र में हमने बताया ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घोण है, यानी विसर्ग से पहले ढ हो, विसर्ग के बाद में भी क्या हो, ढ हो, तो पूर्व ढ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, पूर्व रह का भी क्या हो जाएगा, लोप। उनके लोप होने के बाद हमारे पास अण वर्ण बच जाए, यानी ए शेष है, ई शेष है, उ शेष है, तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, आ करना है, छोटी के स्थान पे बड़ी करना है, छोटी उ के स्थान पे बड़ा उ करना है। अब देखो उदाहरण के तौर पे हम पढ़ते हैं निर्पलस रोगे, निर्पलस रोगे। तो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे आ गया, विसर्ग से पहले रह, विसर्ग के बाद में रह। अब मैं विसर्ग का उच्चारण कर रहा हूं लेकिन यहाँ पे विसर्ग नहीं है। आप सोच रहे हैं सर विसर्ग बोल रहे हैं, विसर्ग यहाँ पे नहीं, तो ये रह है, ये विसर्ग के स्थान पे विसर्ग का ही क्या हुआ है, यहाँ पे रह हुआ है, विसर्ग का ही क्या है, यहाँ पे रह हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, विसर्ग से पहले रह बाद में रह, तो रह के बाद रह है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या होगी, यहाँ नी प्लस रोग है। अब हमने दूसरे सूत्र में पढ़ा भी रह का लोप होने के बाद अगर हमारे पास अण वर्ण आ जाए तो अण वर्ण में से हमें यहाँ नी में क्या है, ई अण वर्ण है कि नहीं है, इसके स्थान पे हमें क्या आदेश होगा, दीर्घ। तो इस छोटी के स्थान पे हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी, क्या हो जाएगा, निरोग, क्या हो जाएगा, निरोग। इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है निर्पलस रसे, निर्पलस रसे, तो पूर्व रह का लोप, लोप होने के बाद दूसरी कंडीशन में जाएंगे तो नी प्लस रसे, क्या आ जाएगा, नी प्लस रसे। अब फिर हमारे पास अण वर्णों में से कौन सा वर्ण है, छोटी ई है, तो इसके स्थान पे दीर्घ आदेश होगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी, क्या हो जाएगा, नीरसे, क्या हो जाएगा, नीरसे। तो हमने विसर्ग संधि की लोप विसर्ग संधि पढ़ी, बिल्कुल सरल सी है। दो सूत्र हमने पढ़े इसमें, रोरी कि विसर्ग से पहले रह हो बाद में रह हो तो पूर्व रह का लोप होगा। दूसरा हमने सूत्र पढ़ा ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणे, यानी विसर्ग से पहले ढ हो, विसर्ग के बाद में भी ढ हो, पूर्व ढ का हो, विसर्ग से पहले रह हो बाद में भी रह हो तो पूर्व रह का लोप। उनका लोप होने के बाद अगर हमारे पास ए शेष बच गया तो उसके स्थान पे आ करना है, अगर हमारे पास छोटी ई शेष है तो उसके स्थान पे बड़ी करनी है, अगर हमारे पास छोटा ऊ शेष बच गया तो उसके स्थान पे बड़ा ऊ करना है, जैसा कि हमने उदाहरण में पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि ये संधि आपके समझ में आई होगी। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।